है ना। और आज हम पढ़ेंगे इतिहास के सिलेबस के बारे में और इतिहास की संपूर्ण जानकारी, इतिहास की खोज, इतिहास के स्रोत जानने के और पुरातात्विक साक्ष्य जिनके आधार पर हम इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो एंड तक जरूर देखना आप। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए। इतिहास की बात करें हम तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हमारे कौन से हैं देख सकते हैं आप, मैं लिख रहा हूं यहाँ। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत। सिंपल वे में हम जो इतिहास को पढ़ते हैं इन तीनों भागों में पढ़ते हैं, है ना। तो जहां हम इतिहास की शुरुआत होती है वो काल है हमारा प्राचीन काल, जहां से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो प्राचीन काल का जो सिलेबस है मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कराऊंगा, है ना। सबसे पहले आपको देखना है आदि मानव काल, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ भी काम का नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ओनली ऑन ये इतिहास को जानने के लिए और मानव जगत की उत्पत्ति के बारे में हमें बताता है। ये हमारे कुछ भी काम का नहीं है और इसको हमको छोड़ देना है बिल्कुल, है ना। हम शुरुआत करते हैं जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। 20% क्वेश्चन हमारे इसी क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से आपका 20% सिलेबस कवर होता है हर एग्जाम में। यूपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमपीएस जितनी भी है 20% सिलेबस हमारा यहीं से कवर हो जाता है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ, है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इसको, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आप बोल सकते हो, है ना। ये हमारा पहला पार्ट हो गया किसका, प्राचीन भारत का। दूसरा पार्ट है हमारा जो कि वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, 4 वेदों के बारे में सिंपली पढ़ते हैं। तो वैदिक काल में यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसमें वेदों का उत्पत्ति, यज्ञ परंपरा, धार्मिक आंदोलन का उद्भव हुआ था इस काल में, हमारा वैदिक काल में ना। इसमें हम 3 सिंपली पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थावेद और यजुर्वेद। ये 4 है हमारा। ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं जो इस काल में बताए गए मंत्रों, यज्ञों और धार्मिक परंपराओं, यानी ये वह काल था जिसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। शूद्र सबसे नीचे आते थे और उसके ऊपर वैश्य आते थे, उसके ऊपर आते थे ब्राह्मण, जो पुरोहित, जो लेखा जोखा संभालते थे क्षत्रिय कुलों में। क्षत्रिय कुल मीन्स जो राजा महाराजा होते थे, उनके यहाँ पर जो मंत्री पद है और जितने भी लेखा जोखा का कार्य था और यज्ञ परंपरा थी, उनका काम पुरोहितों द्वारा किया जाता, यानी ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। और क्षत्रिय महाराज होते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे प्राचीन काल में, है ना। और वैश्यों का काम था किसान और व्यापारी और राज्य की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका का निर्वहन करना, यानी वो महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाते थे, कृषि करके, पशुपालन करके और भी अनेक आर्थिक गतिविधियां करके। और शूद्र था जिनका काम उनको गांव के बाहर रखा जाता था सिंपली, है ना।
तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से जातिवाद का हमें उदय देखने को मिलता है। ये वही टाइम पीरियड है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, पतन हुआ और जातिवाद व्यवस्था की स्थापना हुई, है ना। तो वैदिक काल है, इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है, समाज के बारे में जानने का हमें यहाँ पर अवसर मिलता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, यानी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा, ये कम से कम 30% आपका ले जाता है हर शिफ्ट में, कोई सी भी एग्जाम हो। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ डिटेलिंग। महाजनपद काल, महाजनपद काल मीन्स 16 महाजनपद, यानी जब समाज 4 वर्गों में विभाजित हुआ, उसके बाद जितने भी राज्यों का उत्थान हुआ, यानी प्राचीन भारत में जितने भी राज्यों का विकास हुआ, वो 16 महाजनपदों के रूप में हमें देखने को मिलता है, है ना। 16 महाजनपद, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में जाना जाता है मगध, है ना। मैं 16 महाजनपद को आपको यहाँ पर मैप के द्वारा भी बता सकता हूँ, है ना। और देख लेते हैं यहाँ पर मैप के द्वारा, है ना। यह मैंने कुछ इस प्रकार से मैप बनाया भारत का, है ना। जैसा बना हो समझ जाइएगा। ये हमारा मगध देखने को मिलता है और आपको बेसिकली यही पढ़ना है। और एक पढ़ना आपको उज्जैनी, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को देखना है आपको और किसी को नहीं देखना है। बहुत सारे हैं महाजनपद, तो 16 है, पर महत्वपूर्ण रूप से मगध और उज्जैनी को देखना है। मगध को क्यों? मगध 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर आया था। तो मगध को देखना, मगध की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। मगध क्या था, इसकी स्थापना किसने की, इसके विकास के क्या क्या कारण थे, शक्तिशाली पुनरुत्थान के आधार पर इसकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी, उसको भी हम देखेंगे, है ना। मगध के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो मगध को मैं एक बार और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ना, देखना आप, है ना। ये भारत का हमने मैप बनाया इस तरीके से अभी, है ना। तो मगध हमारा यहाँ पर था, यानी गंगा घाटी क्षेत्र, गंगा घाटी क्षेत्र। अब यह क्षेत्र वो क्षेत्र था जो प्राचीन काल में काफी महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आया था सामने, क्योंकि ये कन्नौज क्षेत्र है और कन्नौज के क्षेत्र पर अनेक लड़ाइयाँ, युद्ध भी हुए राजाओं के मध्य, पल्लव राजवंश और चालुक्यास के बीच में हमें उनके एम्पायर में देखने को मिलता है। अब क्यों देखने को मिलता है और सबकी नजर कन्नौज के ऊपर ही क्यों, यानी मगध के ऊपर ही क्यों दिख रही है, हमें देखने को मिलता है ना। तो मगध है ना, गंगा घाटी, यानी यहाँ पर गंगा घाटी मैदान है, यानी नदी क्षेत्र है ना। जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जलोढ़ मृदा वर्तमान में भी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, जिसके कारण यहाँ पर कृषि और पशुपालन अधिक रूप से विकसित थे। कृषि बहुत ही विकसित थी और पशुपालन बहुत ही विकसित था यहाँ का। इसी कारण से इसकी आर्थिक व्यवस्था थी ना, आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या था कि लोहे की खदानें यहाँ पर अवस्थित थी, जिसके कारण क्या था, युद्ध में हथियार, तलवारें जो भी यूज होती थी, उनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता था सैनिकों द्वारा, जिसके कारण यह साम्राज्यवाद को अधिक विस्तारित करने में सफल रहा, है ना। तीसरा कारण मगध का यह था कि यहाँ पर हाथी उपलब्ध थे। बहुत ही रोचक बात है ये कि एक ऐसा साम्राज्य था, मतलब संपूर्ण भारतीय इतिहास में
जहां पर हाथी का प्रयोग अधिक से अधिक संख्या में हुआ मगध में, है ना। चौथी इसकी विशेषता यह थी कि यहाँ के राजा थे वो कुशल और कुशल नेतृत्व, यानी कुशल के साथ साथ नेतृत्वकारी भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तारित करने के लिए बहुत सारी रणनीतियां बनाई और मगध की स्थापना 321 ईसा पूर्व में 321 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, है ना। मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको, ना कि पढ़ा रहा हूँ, मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं, है ना। तो मोटी मोटी चीज हम देखेंगे, यहाँ पर डीप नहीं जाएंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं अभी, ना कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग, है ना। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं अभी, और मगध तक मैंने आपको बता दिया, यानी मार्च जनपद काल तक बता दिया है। और अगले पार्ट में हम अगला सिलेबस चर्चा करेंगे। धन्यवाद।